अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है, दुआ है, जहाँ कहीं पे भी हों खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सुबह बखैर। और क्या हाल चाल है आपका, हमें बताया करें और फीडबैक दिया करें। तो किस तरह से फिर आज के शो का आगाज़ किया जाए नजर? उज़ैर, मेरे ख्याल में आज के शो का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ अच्छी बातें ही तो आप करते हैं। वैसे भी सारी करती हैं, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक अच्छी बात है तो वो करें, मेरा ये ख्याल हम है। दोनों का मेरे हाल में काम है कि हम अच्छी अच्छी बातें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। तो आज की जो अच्छी बात है वो इस तरह है कि किसी भी बड़े के चक्कर में छोटी छोटी बातें और नेकियों को नज़रअंदाज मत कीजिए कि आप कभी सोच रहे होते हैं कि छोटा सा काम है, ये क्या ही फ़र्क पैदा कर देगा। और बिल्कुल हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये छोटी सी चीज़, ये छोटा सा काम कितना बड़ा फ़र्क पैदा कर सकेगा। लेकिन नेकी, अच्छाई और भलाई का कोई भी अमल छोटा नहीं होता। और जिस तरह से तिरमिज़ी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, आपने फरमाया हर भलाई सदका है। और भलाई ये भी है कि तुम अपने भाई से खुश मिजाजी के साथ मिलो और अपने डोल से उसके डोल में पानी डाल दो। बिल्कुल उज़ैर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर जो नेकी है जरा बराबर भी है, जरा बेशक। बराबर नेकी भी वो ऐसा आपको दिखाएगी और आप उसका फीडबैक एक अच्छा लेंगे अल्लाह ताला से, तो किसी भी छोटी सी नेकी को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, भलाई के छोटे से काम का भी असर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है उससे। और इसी हवाले से मदर टेरेसा का भी एक बहुत खूबसूरत कॉल मुझे नजफ याद आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम सब बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे काम बड़े दिल के साथ कर सकते हैं। बड़ी गहरी और बड़ा मुख्तसर जुमला है, लेकिन बड़ी गहरी बात है, बड़ा बिल्कुल। डीप मैसेज है इसमें। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो कुछ भी करने का कोई भी फायदा नहीं, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई छोटा सा काम भी दूसरे पे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आपको क्या पता आपकी छोटी सी नेकी किसी के लिए कितना बड़ा काम हो और किसी का रास्ता आसान हो जाए। और जैसे वैसे भी सुबह के टाइम अगर आप किसी से हाल चाल पूछ लें, किसी को रास्ता दिखा दें, आप किसी देखें के नजफ, कॉफी का कप आप पूछ लें। वेस्ट में अगर आप देखें तो वो आपको जानते पहचानते नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो हर कोई आपको हाय हेलो, और एटलीस्ट अगर इस तरह नहीं है तो स्माइल पास करके जरूर गुजरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है उज़ैर, और ये थी हमारी आज की अच्छी बात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस प्रोग्राम में आज क्या हेडलाइंस हैं, क्या हाइलाइट्स हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, आपको बताते हैं। तो हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल जो अहम खबरें और टॉपिक्स हैं, अगर हम मुल्क की बात करें तो मौसम के हवाले से ये बताया जा रहा है और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि कब हब्स ख़त्म होगी, गर्मी का मौसम ख़त्म होगा, ठंडी खुन हवाएं चलेंगी, तबीयत शाद होगी। तो जनाब ये खबर आन पहुंची है और बताया ये जा रहा है कि बारिशों का इम्कान है, जिससे मौसम खुशगवार हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मुल्क की मईशत पर भी दिलचस्प उसमें खबरें भी देंगे बेहतरी के और इम्कान है। उसमें हाँ बेहतरी के इम्कान है। अच्छी खबरें सामने आई हैं, वो भी शेयर करेंगे। और इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि पैसे आप जागने, पहले तो हम जाग के पैसे कमाते हैं, लेकिन अब आप सो कर भी ये बड़ा पैसे इंटरेस्टिंग है। कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मैं भी जानना चाहूँगा किस तरह से कमा सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे मैरीटाइम डे के आलमी हवाले से कि, और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये दिन मनाया क्यों जाता है, इसके मकासद क्या है। और इसके साथ साथ हम आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलाएंगे, रिलेशनशिप पे गुफ्तगू करेंगे कि फैमिली सिस्टम बेहतर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है या सिंगल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बेहतर है। और साथ ही साथ ये एक बड़ी हेल्थ पे भी डिबेट है, बात करेंगे, एक बड़ी डिबेट है। नो डाउट। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। स्किन को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है कि सुबह सुबह उठ के आप ग्लो करें, और ऐसी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी हम आपको देंगे जिसमें आप बेहतर अंदाज से खूबसूरत बड़ी नजर आ कारआमद सकते होंगी, हैं। आपके लिए मुफीद होंगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस पाकिस्तानी फिल्म ने अवार्ड हासिल किया है। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम अब बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने हाइलाइट्स में भी सबसे पहले जिक्र किया, खुशगवार मौसम आने वाला है, तो मौसम की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से मुल्क का मौसम काफ़ी गर्म है, और ख़ासा गर्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हब्स है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, उसका तो पूछिए ही मत आप। तो टेम्परेचर 38 सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है। मगर अच्छी खबर ये आ रही है कि महकमा मौसमियात ने आज से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई की है और मौसम में खुशगवार तब्दीली का इम्कान बताया गया है। और इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा दिनों में मौसम कितनी खुशगवार तब्दीली सामने लेकर आएगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो जनाब, ये था आज का मौसम का हाल।
मौसम का हाल तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब बड़ी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, बड़ी मुस्बत बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। अब मईशत जो है वो बेहतर होने जा रही है और बिलाखिर कई माह के इंतज़ार के बाद मईशत के मैदान से भी एक अच्छी खबर आई है, और वो ये है कि IMF ने $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। नजफ, ये अच्छी खबर तो है ही, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, ये तवक्को करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, हमारा ये आखिरी IMF का पैकेज हो और हम IMF के पास आखिरी बार जाएं, क्योंकि हम IMF से कर्ज तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनकी फिर जो कड़ी शराइत है ना, वो हमारी आम आवाम और आम आदमी पे उसका जब बोझ पड़ता है तो वो पूरी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है और आवाम की चीखें निकल जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन उज़ैर, मैशत के लिए एक हौसला अफजा खबर है ये, और हम काफ़ी दिनों से एक अच्छी खबर का तो इंतज़ार कर ही रहे थे। और गुज़िश्ता IMF के जो मामलात हैं वो हमने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का देखे भी। इजलास हुआ है ना जब। हाँ बिल्कुल, और इसमें ये भी कहा गया है कि हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिल सकती है। जी हाँ, और दूसरी किस्त भी इसी माली साल में ही मिलने का इम्कान है। जरा ये भी इस हवाले से बताते हैं कि IMF का जो कर्ज है ये 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा, जो कि एक अच्छी खबर है। इंटरेस्ट रेट कम किया गया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ बताया है कि IMF की सख्त शराइत पूरी कर दी गई हैं और अब इकॉनमी के अदाद-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं, जिससे एशियन डेवलपमेंट की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब बेहतर होती जा रही है, महंगाई कम हो रही है। बिल्कुल नजफ, हमने देखा कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो अच्छी खबरें हैं वो आती रहें, और हमारी दुआ है कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो। गैर यकीनी की, अनसर्टेनिटी की जो सूरत हाल है इसका अब खात्मा हो जाना चाहिए। बहुत हो गया, बड़ा लंबा अरसा चली है और हमारी मईशत का जो पहिया है ये जल्दी से चलना शुरू हो जाए, सर्कल में आ जाए। और इसके साथ जुड़ा एक और इशू भी है और वो है टैक्सों से मुताल्लिक। आपको पता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आने वाली है, तो अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए तो अभी करें। FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा कस दिया है, तो इससे इबरत हासिल करें। और टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसमें से पहली 5 पाबंदियां तो ये हैं कि टैक्स अगर किसी ने नहीं दिए तो वो जायदाद नहीं खरीद सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता, बैरून मुल्क नहीं जा सकता, करंट अकाउंट नहीं खोल सकता और साथ ही साथ म्यूचुअल फंडिंग्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बड़ी पाबंदियां हैं जो कि आयद की गई हैं FBR की जानिब से। और अगर हम दुनिया भर की बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया में यही है कि नॉन फाइलर्स की कोई इस्तेलाह है ही नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में थी। और हम ऑलरेडी ये कर रहे थे नजफ के जो ऑलरेडी लोग टैक्स नेट पे शामिल है, जैसे ना मैं फाइलर हूँ, हम मजीद उन पे शिकंजा कसते थे, हम टैक्स नेट को बढ़ाते नहीं थे, मजीद लोगों को उसमें लाते नहीं थे। खैर, बात कर लेते हैं, माहिर मैशत हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा सर, IMF ने बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है, आपके नजदीक ये खबर मुल्क की मईशत के लिए कितनी हौसला अफजा है? जी, जहाँ तक तो हमारी मईशत का एक मेजर जो गैप है कि हम अपनी बैरूनी अदायगियाँ नहीं कर पाते डॉलर की कमी की वजह से, इसलिए IMF का बेल आउट आता है। ये अच्छी खबर है कि हम पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, IMF का कर्ज आ जाएगा, उनकी एक स्टैंप लग जाएगी जिससे बाकी मल्टीलैटरल इदारे भी कंफर्ट लेते हैं और आपको लॉन्ग टर्म सस्ता कर्ज मिलता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मुल्क सिर्फ कर्ज के ऊपर ग्रो कर सकता है लॉन्गर टर्म में? हमें इस कर्ज को, जो अब ये 3 साल का 37 माह का प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो कि हम 24वीं दफा ले रहे हैं प्रोग्राम IMF का डिफरेंट तरह का, हमें अब इन 3 साल के अंदर मंसूबाबंदी करके अपनी एक्सपोर्ट को दुगना करना है ताकि ज़र मुबादला आ सके। हमें अपने जो उन्होंने उनकी 5 जो मेन कंडीशंस हैं स्ट्रक्चर की, आपकी फिस्कल और मॉनेटरी साइड दोनों को ओवरहॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत के खर्चे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस, इन सब के ऊपर फोकस करना होगा। बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है, ताकि हमारा कर्ज का डेट स्ट्रेस कम हो सके और हम इन्वेस्टर के लिए कोई स्पेस खोल सकें कि फैक्ट्रियां अपनी एक्सपेंशन करें, एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान का सर्वाइवल एक्सपोर्ट के बगैर मीडियम टर्म नहीं, तो ये एक सिम्त बना रहा है, एक आपको गैप ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी सिम्त दुरुस्त कर लीजिए। अब सवालात ये रेज करता है कि ये जो हमारी इस वक्त करंट सियासी सूरत हाल है,
आया हम उसमें ये काम कर पाएंगे? जो हमारी इस वक्त कैपेबिलिटी है, हिस्टोरिकली हम अच्छी पॉलिसियां नहीं बना पाते, कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो हमें अब ये वक्त, एक टाइम आ गया कि अब एक लास्ट चांस है कि हम इसको सही करें, वरना हम फिर इसी भंवर में फंसे रहेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बताइएगा आईएमएफ मुआहदे से मईशत में कितनी बेहतरी आएगी, माशी सरगर्मियों में कितनी तेजी देखने को मिलेगी हमें? जी, हमें इसको बिल्कुल गलत नहीं देखना चाहिए। आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई बहुत ज्यादा माशी तेजी नहीं आती है, अच्छा। क्योंकि आईएमएफ आपके अभी भी जो बेल आउट तब दिया जाता है जब भी हमारे मैक्रो स्टेबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो ठीक नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर जो आपके रिस्क कम हो जाते हैं, लोग आपको मस्बत तरीके से देखते हैं, लेकिन एक बहुत पॉलिसीज बनाने की जरूरत होती है कि हम अपने बिला जो गवर्नमेंट के खर्चे कम कर सकें और प्राइवेट सेक्टर को जगह दे सकें कि माशी सरगर्मियां थोड़ी तेज हों। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि आईएमएफ प्रोग्राम में आपके ऊपर सेंट्रल बैंक के अंदर कर्ज देने पर, सूद के ऊपर, बाकी पेमेंट के ऊपर बड़ी सख्ती रहेगी, टैक्सेस कम नहीं होंगे, बिल कम नहीं होंगे। ये तब कम होने शुरू होंगे जब हमारी मईशत अभी 2.5% प्रोजेक्टेड है, जब 4 से 5 में इंशाल्लाह 3 साल में जाएगी। तो अगले 2-3 साल हमारे लिए मुश्किल है। जैसे मैंने अर्ज किया, ये एक आपको सिमत बनाने का मौका दे रहा है कि आप प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज की तरह खुद इन्हिसारी की तरफ चले। अरुण साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि अगर मुल्क में डॉलर लाने हैं तो फिर हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी। सर, एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़े? कारखाने तो बंद पड़े हैं, आपने देखा कि बिजली गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, हम जो दूसरे हमारे कंपटीटर्स हैं उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। अब बांग्लादेश, चाइना, वहाँ पर सस्ती अशिया बन रही हैं, यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर, किस तरह मुमकिन है एक्सपोर्ट ज़्यादा अपनी कर लें हम? जी, हमें इकोनॉमी का ढांचा बदलना है। एक तो जो आप चीजें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एनर्जी पे डिपेंडेंट कारखाने हैं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जहां एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आ रहा है वो आईटी और नॉलेज प्रोडक्ट्स पे आ रहा है, ना के ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे आ रहा है। बिल्कुल। एक तो हमें जहां पर हमारे पास अल्लाह ताला ने यंग लोग दिए हैं, आईटी ग्रेजुएट्स दिए हैं, हमें नॉलेज प्रोडक्ट्स, गेम्स, बाकी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स, इस तरफ जाने की जरूरत है। एक तो बिजली कम खींचती है, दूसरा उनका रिटर्न बहुत हाई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल ज्यादा होती है, लेबर ओरिएंटेड कम होती है। दूसरा ये है कि जैसे टेक्सटाइल हमारा 60% एक्सपोर्ट है, हमें उसके अंदर 60% में मेजॉरिटी को फिनिश्ड गुड की तरफ, वैल्यू एडिशन पे ले जाना है। जब हम कपड़ा बेचते हैं तो रिटर्न नहीं आता है, जब सूट बेचते हैं तो रिटर्न आता है, जैसे बांग्लादेश आपका स्टिचिंग में चला गया। इसी तरह ज़राअत के अंदर जैसे हमारे पास दूध है तो हम चीज नहीं बना पाते। सो हमें ये वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को, इसको कहते हैं, ईस्ट एशिया ने पिकिंग विनर्स कहा था कि आप 4 विनर्स पिक कर लें और फिर सरकार के रिसोर्सेज उनके पीछे लगाएं। लेकिन यहाँ चैलेंज सरकार का ये है कि जब आप विनर पिक करते हैं तो एक जिसको आप पेटनाइज कर रहे होते हैं, जो कंपेटिटिव नहीं होता, जिसका आप जिक्र करते हैं, फिर उनके ऊपर आता है कि वो चल नहीं पाते। तो अगर तो हम ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है और पैसे डालें, तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बेस इतना कम है कि इसको दुगना करना 5 साल में मुश्किल नहीं है। हमें 15% एक्सपोर्ट बढ़ानी है हर साल अगर हमने दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाना। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं कि ऐसी जगह पैसा लगे, नौजवानों को रोजगार का मौका मिले, वैल्यू ऐड हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और हम जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। अदरवाइज ये मईशत का ढांचा 250 मिलियन लिए नाकाफी दिखाई देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हारून साहब, आपने स्ट्रैटेजी की बात की, वैल्यू एडिशन की बात की, आपने बात की कि हमें अपने मेरिट्स को गौर और फिक्र करने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करने की जरूरत है। बताइएगा, वजीर आजम ने दावा किया है कि माशी अदादो शुमार को बेहतर बनाने के लिए आप वजीर आजम के इस दावे को कितना इत्तेफाक करते हैं? जी, जो मैक्रो जो मैनेजमेंट है बिल्कुल बेहतर हुई है, हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं, हमारा जो बाहर का खसारा इसलिए कम हुआ है कि हमने इंपोर्ट कम कर दी है, कुछ इखराजात को भी कम करने की कोशिश की है।
लेकिन हुकूमत को अपना साइज बहुत कम करना है, क्योंकि हमारी सूबे की हुकूमतें और फेडरल हुकूमत में डुप्लीकेशन बहुत है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हमारे बिल्कुल स्क्यूड हैं। तो कुछ जो हमारे मैक्रो बिल्कुल जो हैं अहदाफ बेहतर हुए हैं, इन्फ्लेशन कम हुई है, शरह उसको समझने की जरूरत है। बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्या इससे कीमतें कम हो जाएंगी? नहीं, ये कीमत नहीं कम होएगी, कीमत की महंगाई आगे बढ़ने की शरह गिर गई है। सो हमारे पास जो 2 साल में इन्फ्लेशन बढ़ी है, उससे जो आम आदमी है जिसको बेसिकली जिसका इरोड हो गया कंजम्पशन पावर, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन वो प्रेशर कम होना शुरू होगा और ये तब ही गिरेगा जब इकोनॉमी हमारी 5 से 6% के ऊपर ग्रो करेगी और इन लोगों को नेट में लाएगी। ये 3 साल का पेनफुल प्रोसेस है। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट ये नहीं कह सकता बेल आउट कोई खुशखबरी नहीं है, रिलीफ है इस और अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें अगर हमारी हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलके इस सिमत में काम करते हैं इस दफा, तो फिर इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव नेशंस की तरफ ना जा सके। बिल्कुल, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि ये आरजी रिलीफ है। हारून शरीफ साहब जिस तरह से कह रहे थे, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सुनो पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल इस रिलीफ में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, हमें उन पर काम करना चाहिए और इसे हम एक मोहलत के तौर पर लें और कोशिश करें जितना जल्द हो सके अब हम IMF को अलविदा कह दें। यही मुल्क और कौम के मफाद में है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और अब आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं कि पिछले रोज काफी गर्मी पड़ चुकी थी अभी तक पंजाब में और अभी अभी तक भी शिकार पड़ है रही है। लेकिन अच्छी बात यह महकमा मौसमियात के मुताबिक अब जो है 1 अक्टूबर तक बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। और बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब, मुझ समेत सभी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कोई अच्छी खबर सुनाएं। तो पिछले कई दिनों से तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है और साथ साथ हम देख रहे हैं यकनशुद 2 साथ हब्स भी बहुत ज़्यादा है। तो सर ये बताइएगा, आइंदा दिनों में मौसम में कितनी ज़्यादा तब्दीली आ सकती है? मौसम बेहतर हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कुछ इम्कान है अगले 2 दिन 27 और 28 को, और कुछ इलाकों में केपी के कुछ इलाकों में 29 को भी हो सकती है। तो 2 दिन का मेनली तो 2 दिन का स्पेल है और इसमें वही जो आपका सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब और फिर केपी के शुमाली इलाका बस्ती और शुमाली इलाके केपी के और इस तरह से कश्मीर और जीबी उन इलाकों में बारिश है। नीचे साउथ में तो कुछ नहीं है, साउथ पंजाब की तरफ कोई ऐसी बारिश नहीं है और बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं है, सिंध में भी कुछ नहीं है। यानी सेंट्रल पंजाब हो गया और अपर पंजाब हो गया और फिर आपके सेंट्रल केपी और अपर केपी और फिर जीबी और गिलगित जीबी के साथ कश्मीर, उन इलाकों में बारिश है और अच्छी बारिश है। ख़ासकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी और उससे नीचे जेलम वगैरह साइड जो नारोवाल सियालकोट ये जो पट्टी है, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद से आप केपी की तरफ जाएँ तो अटक वटक उन इलाकों में अच्छा स्पेल है बारिश का। 27 की शाम को या रात को, फिर 28 की सुबह को, इस तरह 2 दिन का अच्छा तेज़ बारिश कहीं कहीं है और कहीं दरमियानी है। तो उससे मौसम फिर बेहतर होने की उम्मीद है। जाहिर है कि उसके बाद फिर निस्बतन सर्द मौसम हो जाएगा, खासकर रात का। अच्छा। और जो आपने गर्मी जी अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा बताइएगा, आपने तो बता दिया कि 3-4 दिन ही बारिशों का सिलसिला होगा और उसके बाद सर्दी की तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मजीद इसको वजाहत कीजिएगा कि अभी हम ये सर्दी का सफर कितना बाकी है? हाँ बिल्कुल ठीक, सर्दी का सफर कितना बाकी है? देखिए सितंबर के आखिर तक तो एक तरह से मानसून ही ट्रीट होता है ना, ये जुलाई अगस्त और सितंबर। लेकिन सितंबर में आपने देखा कि कोई ऐसी बहुत ज़्यादा पिछले कितने 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए, कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं हुई है, हल्की फुल्की कहीं कहीं होती रही, कभी हुई कभी नहीं हुई। अब ये 2 दिन अच्छी बारिश है उन इलाकों में जहाँ का मैंने आपसे जिक्र किया। तो इसके साथ ये समझ लें कि मानसून की आखिरी बारिश है बस। उसके बाद तो मानसून हमारे एरिया से साउथ में से तो ऑलरेडी विदड्रॉ कर चुकी है मानसून हवाएं, और नॉर्थ से भी फिर विदड्रॉ हो जाएंगी इसके बाद। तो उसके बाद यूजुअली जो आपका अक्टूबर और नवंबर होता है ये तो ड्राइएस्ट मंथ होते हैं पाकिस्तान में, कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं होती कहीं भी। और फिर अक्टूबर में ये होता है कि दिन में धूप तेज़ होती है लेकिन रात में खुनकी हो जाती है। तो अब ग्रेजुअली आप यानी वस्त अक्टूबर के बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ एक तरह से जाएंगे। और खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो सर्दी बढ़
बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा, एज अ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि स्मोक का क्या रुझान है, किन मंथ्स के अंदर स्मोक आ सकती है, ताकि लोग जो हैं अपना ख्याल रख सकें इस हवाले पहले से तैयारी रखें। बिल्कुल, पहले से तैयारी रखें। सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई, मैं सही तरह से सुन नहीं पाया। तो आपने अगर इसी स्पेल के मुतालिक पूछा है ना, तो वही जो मैं आपसे कह रहा नहीं, था कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद। सरदार साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एज अ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़रा हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि स्मोक किन मंथ्स के अंदर आ रही है, ताकि लोग अपनी तैयारी पहले से रखें। सर्दी का आप पूछ रही हैं? स्मोक का। ओके ओके। देखिए, वो नवंबर में होती है अमूमन। जी जी, नवंबर के महीने में अमूमन होती है, क्योंकि नवंबर जो है ना बिल्कुल, यानी अक्टूबर और नवंबर दोनों बिल्कुल ड्राई मंथ्स होते हैं, आपको पता है, और उसमें कोई ऐसी बारिश नहीं होती। तो जो भी पोल्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं, गाड़ियों का धुआं, स्मोक, इस तरह ईंटों के भट्ठे का जो होता है, और इसी तरह से जो इंडियन साइड पे भी और हमारी साइड पे भी जो फसलों की वो होती है ना, भूसा उसको जब जलाते हैं तो वो भी एक तरह से स्मोक के। तो नवंबर का महीना और दिसंबर के वस्त तक, यानी ये जो 1.5 महीना होता है, जब तक कि कोई बाकायदा अच्छी तेज़ बारिश ना हो जाए, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें स्मोक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे जैसे सर्दी थोड़ी बढ़ती है तो वो फिर सारे पोल्यूटेंट जमा होकर सस्पेंडेड रहते हैं, तो उससे आपकी एटमॉस्फेयर काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद और उन्होंने ये भी बताया कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबर की उम्मीद ना रखें आप मौसम के हवाले से। ये 2 दिन बारिशें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो टेम्परेचर है वो यकसर ही बदल जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेजुअली जब हम अगले महीने में जाएंगे तो रातें जो हैं वो खून खोना शुरू हो जाएंगी, और फिर हमारा जो सर्दी की तरफ सफ़र है अब वो शुरू होगा, पहुंचेंगे नहीं अभी हम सफर में ही रहेंगे। फासला थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंतजार करें आप नजफ। हाँ। ये भी मुकम्मल हो जाएगा हमारा। और एक और अच्छी खबर अपने नाजरीन को बताते हैं। आपने एक मुहावरा तो सुना होगा, जो सोता है वो खोता है। मैंने खैर ये मुहावरा बहुत सुना है, बिल्कुल सुन तो रखा है। आपको बताते हैं कि और खास तौर पे आपके पेरेंट्स आपको ये सुना कि जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, वक्त जाया मत करो, उठ के काम करो, वक्त गया वापस नहीं आता। तो आपको बताते हैं, पहले तो आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन अब आपको सोने के भी पैसे मिलते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है वेकफिट, और ये कंपनी जो है सोने के पैसे देती हैं अपने मुलाजिम को। वो कहती है आप 8 घंटे सोएं, हम आपको 10 लाख तनख्वाह देंगे पूरे महीने की। क्या बात है। अच्छा, और कंपनी के मुलाजिम जो है उन्होंने करना कुछ भी नहीं, सोने पे सुहागा ये है, सिर्फ दिन में 8 से 9 घंटे तक आपने सोना है, और उसके लिए माहाना 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और ये बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प है, जो कि पेशकश दी गई है एक मारूफ भारतीय कंपनी वेकफिट की जानिब से, और प्रोफेशनल स्लीप इंटर्न प्रोग्राम उन्होंने ये मुतारिफ करवाया है। और 2 माह का उनका ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें जो लोग शरीक होंगे, शामिल होंगे, मेहनत कोई नहीं करनी भाईजान, काम कोई नहीं करना, सिर्फ नींद पूरी करनी है, टका के 8 से 9 घंटे की आपने नींद लेनी है, और उसके अलावा दिन में सिर्फ आपने 20 मिनट तक कैलूला भी करना है। अच्छा। आपको पता है ये कैलूला बहुत बेनिफिशियल है, अगर हम इसकी बात करें ना स्पेसिफिकली, ये हमारे दीन में भी है। अच्छा। कि दोपहर के किसी हिस्से में आप कुछ देर के लिए आराम करें, जिससे आप पूरा दिन के लिए चार्ज हो जाएंगे। तो खैर, कंपनी ने अपने इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए नींद के माहिरीन की मदद भी ली है, जो कि वर्कशॉप्स मुनक्किद करेंगे। और इस सिलसिले में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें जो इंटर्न्स हैं वो तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट्स करेंगे ही, तो आपने तो नहीं कुछ ऐसा इरादा बनाया? ये सवाल मेरा आपसे था कि आप ये ज्वाइन करेंगे अगर आप किस तरह की देखें, अब वो जरा सरहद पार है, अगर यहाँ होता तो कुछ इस बारे में सोचा जा सकता था। दिन को आपको पता है यहाँ की मसरूफियत है, उसके बाद कुछ उनके साथ। मैं उधर ये सोच रही हूँ कि अगर 8 घंटे की आपकी नींद पूरी होगी है, तो फिर गोल्डन नैप आप कैसे ले सकते हैं, मतलब ऐसा कैसे होगा? ये तो बस फिर वो कंपनी के माहिरीन बेहतर बता सकते हैं। हम खेल के मैदान से एक खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल करिए। तो खबर ये है कि आईसीसी ने टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी की है। ताज़ा तरीन जो दर्जाबंदी आई है उसके मुताबिक वनडे रैंकिंग में बाबर आजम जो हैं उनकी पहली पोजीशन बरकरार है। टेस्ट बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर है, और ये T20 की जो टीम है वो जाहिर
ये बात है, बहुत बेहतर तरीके से रिजवान भी perform बता दें, करती हैं, रिजवान हाँ। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वो किस हाँ, नंबर पर हैं? और हमेशा से कोशिश करते हैं कि ये लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, और ये 8वें नंबर पर हैं। जबरदस्त। जबकि और बाबर आजम 11वीं पोजीशन पर हैं। बिल्कुल। T20 की अगर हम बात करें तो जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, आपका फेवरेट है T20 फॉर्मेट, तो उसमें बाबर आजम की 5वीं और मोहम्मद रिजवान की 6ठी पोजीशन है। वनडे में शाहीन आफरीदी एक दर्जा बेहतरी के बाद अब वो 6ठे नंबर पर आ चुके हैं। तो ये अच्छा, मैं उज़ैर स्पोर्ट्स के हवाले से हमेशा ये कहती हूँ कि क्या अपने कहती हैं जो आप? खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो जीते या हारें, उनको नहीं, सपोर्ट नहीं, जरूर नहीं, कीजिए। नहीं। उसकी वजह ये जब वो जीतते हैं आपके लिए, तब आप सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं कि हमारे मुल्क के लिए खेले और लेकिन नजफ पोटेंशियल था। अब काफी तो अरसा अगर हो गया हार ना, गए, अब काफी अरसा हो गया जीते ये हुए, आपकी तो बात अब बिल्कुल ये ठीक जो है। स्लोगन है ना, अब मेरा हाँ। ख्याल है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक में जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इसको हाँ। किस तरह चेंज किया जा सकता है। हम आपके और साथ, क्या आप जीते या हारे, हम आपके साथ हैं। नई इनोवेशन हो सकती है, थोड़ा चेंज करते हैं। अभी एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आपने देखते कहीं मत रहिए। जाना। सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आलमी दिन के हवाले से। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद महफूज जहाज रानी, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और बहरी माहौल की अहमियत को उजागर करना है। और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमांडर अली कसवा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आपने मदद किया मुझे। अली साहब, एक तो आपको वेलकम कहते हैं और समंदरों के मुहाफ़िज़ों में से एक मुहाफ़िज़ आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए, ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है क्या मकसद है, इसे क्यों मनाया जाता है? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है वो मनाया जाता है हर सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। और सबसे पहले ये 1978 में मनाया गया था। जो IMO है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, दैट केम इनटू बीइंग विद, जब यूनाइटेड नेशन को इंस्टीट्यूट किया गया, उसके साथ ही जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट आल्सो केम इनटू बीइंग। और फिर ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो मैरीटाइम शिपिंग है उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको इंश्योर करती है। तो ये जब 1958 में इसके जो कन्वेंशंस थे, दे केम इनटू इफेक्ट, और उसकी 20वीं सालगिरह को मनाने के लिए पहली दफ़ा 17 मार्च 1978 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे पहली दफ़ा मनाया गया। और उसके बाद ऑनवर्ड्स फिर देन हर सितंबर की लास्ट थर्सडे को, और इस साल जैसे 26 सितंबर है तो इसको ये डे हमेशा मनाया जाता है, जिसमें मेन मकसद IMO का ये होता है कि तवज्जो मबजूल कराई जाए किसी न किसी एक टॉपिक की तरफ, जो कि मैरीटाइम सेफ्टी, शिपिंग, सिक्योरिटी, इसकी तरफ उसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई जा सके। अली, मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे आइडिया हुआ कि ये थीम से हर साल एक थीम एक होता है। थीम डिसाइड होता है। तो आज इस साल 2024 में क्या थीम है जो डिसाइडेड है और इसका ताल्लुक क्या है, ये भी जरा कनेक्शन भी जरा डेवलप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलता हूँ कि जो इस साल का थीम है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, जो 2024 का है। तो मैं अगेन, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद ये होता है कि जो मैरीटाइम अवेयरनेस है अगेन उसको बढ़ाया जाए ग्लोबल लेवल पे। तो वो हर साल कोई ना कोई थीम लेके आते हैं और उसके ऊपर बात की जाती है। तो इस साल का जो थीम है कि नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, इसमें ये वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जो मैरीटाइम शिपिंग है, जो शिपिंग है हो रही है, ग्लोबल शिपिंग है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सिमेटली 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो जो मेनली जो बल्क ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है वो समंदर के ऊपर अप्लाई कर रही है, बहरी रास्तों से चल रही है। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि फर्स्ट इज सेफ्टी, द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जो एक कन्वेंशन है जिसको भी 50 साल मुकम्मल हो गए हैं, ये इंश्योर कराना, मेक श्योर करना कि चूँकि जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रिलेटेड वॉरशिप्स तो अगेन उसको इंश्योर, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, बट जो ऑल मर्चेंट शिप्स हैं जिसमें LNG कैरियर्स हैं, जो सुपर ऑयल कैरियर्स हैं, जो कंटेनर कैरियर्स हैं, तो ये तमाम LNG कैरियर्स भी हैं, ये भी हैं बिल्कुल। जैसे हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो हमारी तो जो सर्दियों में इंतजार होता है ना LNG के कंटेनर कब पहुंचेंगे पाकिस्तान। तो वो भी हमारी सारी सी बोन ट्रेड है, जो जितना हमारा ऑयल आ रहा है वो सारा समंदर के रस्तों के थ्रू आ रहा है। तो उन मकसद ये है कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाएं, और इसी तरह फिर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैं इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस में जो ग्लोबल जो वार्मिंग है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको अगर मैं साइड पर रखूँ तो उसके अलावा भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। आपने बहरी कज़ाकी का सुना होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग है, मैरीटाइम टेररिज्म है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। कज़ाकों की मूवीज़ देख के भी लोगों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इससे मुताल्लिक। जी मैं यहाँ पे एक और बात भी कहना समझता हूँ आपके नाजरीन को कि हम हमारी जो जोग्राफी है कंट्री की, हम कॉन्टिनेंटल माइंडसेट है हमारा, जो हमारे पॉपुलेशन सेंटर्स हैं KP पंजाब, हम समंदर से दूर हैं।
तो समंदर से दूरी की वजह से आपको जब आप किसी चीज़ से दूर होते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते कि उसके फ़वाइद कितने हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, और फिर अगेन इनहेरेंट जो चैलेंजेस हैं उसमें वो किस तरह के हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में जो मैरीटाइम अवेयरनेस है वो काफ़ी लिमिटेड रही है। हमें लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होता। एग्जैक्टली आपका टाइम है। जी जी। तो ये बेसिकली इसमें गवर्नमेंट आई थिंक इनिशिएटेड और पाकिस्तान नेवी स्पेयर हेडेड एक पुश है जिसमें मैं समझता हूँ कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले, दैट इज़ थ्रू एकेडेमिया को पता चले, मीडिया के थ्रू नाजरीन को पता चले, आपके लोगों को पता चले कि मैरीटाइम पोटेंशियल पाकिस्तान का कैसा है। आप जैसे इससे इमेजिन करें कि जो हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारा मैरीटाइम एरिया जुरिसडिक्शन हमारी है, वो 30% ऑफ आर जो पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है उसका 30% हमारा मैरीटाइम एरिया है, जिसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा, आई होप। ब्लू इकोनॉमी ये है कि आप समुद्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को फर्दर कर सकते हैं। तो इसमें गवादर मरकज़ बना हुआ है। आप देखें कि जो फिशरी है, जो आपकी जो सी बेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो मरीन जो ड्रिलिंग हो सकती है, जो वहाँ से हमें एनर्जी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जो हमारा कोस्टल टूरिज्म है, जो फिशरी है, इसी के साथ साथ जो शिप कंस्ट्रक्शन हमारी है, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, तो कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली जो कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती हैं। हमारे कई सेक्टर जो हिंटरलैंड में, जो पंजाब में, केपी में, जो समंदर से दूर हैं, उनको सपोर्ट कर सकती हैं। और चूँकि पाकिस्तान एक यंग कंट्री है, आपको पता है कि हमारी 64% पॉपुलेशन वो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो हमें तो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसमें लोगों के पास काम करने के लिए रोज़गार के मौके हों। तो आई थिंक ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं कि जिसमें हम ये मौके पैदा कर सकें। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा कि NIM में, आलमी मैरीटाइम सिक्योरिटी में इसका किस तरह का किरदार है, ये क्या रोल प्ले करती है इसके अंदर? अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है, ये इसका मकसद अगेन रिसर्च को प्रमोट करना है। इसका मकसद अगेन एकेडमिक आउटरीच है, उसको प्रमोट करना है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे, इसके बारे में बात करना, लोगों में आगाही का होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के मैरीटाइम चैलेंजेस हैं हमारे पास, पोर्ट्स एंड शिपिंग में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस रिलेटेड जो नीमा है वो फोर फ्रंट पे है, एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है, जो कि एकेडमिक एक रिसर्च को वो न सिर्फ के कंडक्ट भी करते हैं बल्कि फैसिलिटेट भी करते हैं, ताकि अगेन वही बात है कि लोगों को मैरीटाइम जो हमारे चैलेंजेस हैं और जो मैरीटाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पता चल सके। अच्छा ये बताइएगा अली साहब, ग्लोबल वार्मिंग की अभी आप बात कर रहे थे, तो मौसमियाती तब्दीली किस तरह मुतासिर करती है इस टाइम को? कोई असर पड़ता है इसका? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि आई थिंक ये तो कंसिडर्ड ओपिनियन होगी और इस पे ग्लोबल लेवल पे कंसेंसस जनरेट हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि आई थिंक डेली लाइफ को इफेक्ट करने जा रहा है, और अगर हमने इसके ऊपर वक्ती तौर पर कोई इसके मिटिगेटिंग इफेक्ट्स अगर हमने जनरेट ना किए तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। अगेन जिस तरह से हिंटरलैंड में लैंड पे इसके कुछ असरात हैं, तो समंदर में इसके असरात उससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अच्छा जैसे कि? जी, जैसा कि फॉर एग्जांपल जो सी लेवल राइज कर रहा है, जो अक्सर कहा जाता है सी लेवल राइज कर रहा है, तो आपकी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं वो थ्रेटन हो रही हैं इसकी वजह से। जो हमारे मैंग्रोव्स हैं, जो हमारा इंडस डेल्टा है, वहाँ पे जो अगर सी लेवल राइज करते हैं अगेन, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि अब जो लैंड उसका पानी जो है वो जहाँ पे वाटर है अगर राइज करता है तो फिर देन वो लैंड के ऊपर भी चला जाएगा और वो जगह उसके नीचे रकबा कम हो सकता है। मतलब ये दिस इज जस्ट वन स्मॉल जो उसका जिस्ट है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं उनकी वजह से अगेन आपकी फिशिंग कम्युनिटी है वो थ्रेटन होती है। हमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं और जो कि काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोट स्टैंड हो गई है किसी जगह पे तो उसमें या तो पाकिस्तान नेवी छोटी कश्तियां होती हैं, हमारी कश्तियां होती हैं, और एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से फिर अगेन उनके जो लाइवलीहुड है, मैं जैसा आपको अगर इसको इस तरह मैं बताता चलूँ आपको कि बलूचिस्तान है या सिंध में है, तो जिसमें कोस्टल कम्युनिटी में हमारी जो फिशरी के जो लोग हैं जो फिशरी को यूटिलाइज करते हैं अपने डेली वेजेस के लिए, तो जस्ट इमेजिन करें कि अगर एक हफ्ते के लिए अगर यहाँ पे जो लोग डेली वेंडर्स हैं वो अगर जाना काम करना बंद कर दें समंदर में ना जा सकें तो वो समंदर में ना जा सकें तो किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है उनके ऊपर। तो अगेन इट हैज, हमने देखा भी कि रिसेंटली जो तूफान आया था और जिसका रुख मोड़ गया था, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा था कि जो माहीगीर थे वो बड़े परेशान थे। उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हम बड़े परेशान हैं कि हम समंदर में नहीं जा सकते और हम दुआ कर रहे हैं कि ये तूफान खत्म हो और हम जा सके, तूफान रोजगार कमाएं। जी जी, तूफान भी एक उसका एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ जो तगय्युरात मौसमी आ रहे हैं, जो पैटर्न वेदर के चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से बार बार ये मसाइल पैदा होते हैं। तो आई थिंक ये जो इसका इफेक्ट है, और फिर देन हमारे अपने एज ए पाकिस्तान नेवी हमारे अपने जो ऑपरेशंस हैं वो इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। तो उसकी वजह से आप कोई चेंजेस लाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर या कोई अमेंडमेंट्स की जाएं ताकि इस चीज़ का आप अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें पूरे पोटेंशियल के साथ?
आई थिंक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अगेंस्ट जो स्ट्रेटजी है वो इट इज़ एट ग्लोबल लेवल, एट गवर्नमेंट लेवल, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज़ डूइंग इनफ, एंड ग्लोबल लेवल पे भी इसके ऊपर काफ़ी एक कंसेंसस है। एज फार एज वी आर कंसर्न, पाकिस्तान नेवी इज़ कंसर्न, तो हम यही है कि हम एक तो हम वक्त तैयार रहते हैं इस चीज़ से कि अगर कोई इस किस्म का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको हाई सीज पे टैकल कर सकें, और इसी तरह अगर पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है तो उसको हम जहाँ पे हमें सपोर्ट करनी पड़े तो हम उसको सपोर्ट करने में अच्छा अली साहब, जिस तरह आपने बताया कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो 90% शिपिंग के जरिए है, तो जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है अगर इसके तनाजुर में हम देखें समुद्री तिजारत और सिक्योरिटी के लिए ये क्या पैगाम देती है? देखिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता चलूँ कि ईयर 2021 में स्वीज कनाल के अंदर एक शिप था एवरग्रीन, वो स्टक हो गया था, अगर आपको याद जी जी बिल्कुल, जस्ट एक शिप था जो कि स्टक हो और गया, पूरी ट्रेड रुक गई और थी, ट्रेड रुक गई, और उसके जो बैकलॉग था उसकी वजह से जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हुई वो आई थिंक उसका इफेक्ट 3 से 4 महीने तक फील किया जाता रहा यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो अब जैसे इमेजिन करें कि जो सिक्योरिटी है, अगेन ये सेफ्टी का इशू था, जो सिक्योरिटी अगर बैरी कज़ाकी है, मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि गल्फ ऑफ एडन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है, अगर वहाँ बैरी कज़ाकी थी तो उसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर चले जाते हैं, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर जाएंगे तो फिर देन उन गुड्स की वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं समंदर के ऊपर तो उनका अगेन उनकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। ये बताएं इन कज़ाकों का क्या बंदोबस्त है? इधर से इधर कच्चे के डाकू नहीं संभाले जा रहे, उधर कज़ाक नहीं संभाले जा रहे, ऑन अ सीरियस नोट ये क्या इसके लिए स्ट्रेटजी है? मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी फोर फ्रंट पे रही है बैक इन 2009, जो ये बैरी कज़ाकी है ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस थी उस टाइम पे, जिस वक्त हमने जो कोलिशन यहाँ पे फोर्सेज हैं, यूएस लेड कोलिशन फोर्सेज हैं, CTF 151 कहलाती है, जो इसका काम है पायरेसी को टैकल करना, तो पाकिस्तान नेवी उसको 13 दफ़ा कमांड कर चुकी है और इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट ईयर फिर उसको कमांड करने जा रहे हैं। तो जो मेनेस ऑफ जो पायरेसी है वो इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ approximately 90-95% piracy is done, and Pakistan being I think at the forefront, हमने न सिर्फ के कोलिशन रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया है कोलिशन के साथ मिलके भी, और हमने एट इंडिविजुअल लेवल पाकिस्तान नेवी रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स कंडक्ट करती है जिसमें हमारे शिप्स बहरा अरब में पेट्रोल करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो कोई अगर किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी चैलेंज है तो उसको टैकल किया जाए, और जो मैरिटाइम ट्रेड है उसको बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई अली कसबा साहब आपने, और आज बहुत सारी चीजें सीखने का और जानने का मौका मिला ऑडियंस ने भी यकीनन सीखा होगा और उन्हें पता चला होगा कि ये किस तरह से मैरीटाइम है और इसका क्या किरदार है और किस तरह से जो समंदर के चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाता है। बिल्कुल, और अब हम बात करेंगे खूबसूरती की, पाकिस्तान की हम बात करेंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कश्मीर के नज़ारे कितने खूबसूरत है और पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, बिल्कुल नो डाउट। और आपको इस पर एक खूबसूरत पैकेज भी दिखाते हैं कि आप खुद देखिए अपनी नज़रों से कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, कितनी पॉजिटिविटी है और क्या मंजर पेश करता है पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत सारे खूबसूरत ममालिक में से एक मुल्क है। बिल्कुल, तो फिर बिला ताखीर आप ये देखिए और इन नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होइए। कश्मीर जन्नत नज़ीर, ये वादी अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन शाहकारों में से एक शाहकार है। सरसब्ज़ो शादाब और फूलों से लहलहाती हसीनो जमील वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, चश्मे, मौसमों के दिलकश नज़ारे, मेवों और नेमतों की फरावानी कश्मीर को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम और हैसियत देती है। कश्मीर की बेशबहा खूबसूरती को देखकर ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। गर्मी का मौसम हो या सर्दी और बर्फबारी, कश्मीर के इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। वादिये कश्मीर हर मौसम में मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ खींचे चले जाते हैं।
तो नाजरीन, ये रिपोर्ट आपने देखी, नजफ क्या खूबसूरत बात नज़ारे है। थे और कितने अच्छे तरीके से इसको शूट किया गया है। मैं तो इन वादियों के शहर से निकल ही नहीं पाया। कब मैं जा वही रहे हैं तो- फिर आप? मैं तो बिल्कुल, मैं तो मुझे मौका मिले तो मैं हाँ, अभी चला मैं जाऊं, और अभी मैं चला वैसे भी जाऊं। ट्रैवलर हूँ, मुझे बड़ा शौक है जाने का। अरे तो वाह। अब हम अपने काम से ब्रेक लेके तो जाते हैं, वेकेशंस पे छुट्टियां मनाने जाते हैं वादियों पे। अब ये जो नज़ारे मैंने देख लिए ना, इसके बाद अभी मेरे से काम नहीं होगा, प्रोग्राम में ब्रेक ले लें। लेकिन अब मैं करना आपको- बहुत जरूरी है काम चलें है ब्रेक ही। के बाद करते हैं हाँ। कुछ, ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं। आपने कहीं नहीं बिल्कुल जाना। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी फैमिली के साथ जाइए और इंजॉय कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि फैमिली के सबको साथ changing की जरूरत है, सबको। हाँ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके साथ कनेक्ट कर सकें और पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे इंजॉय कर सकें। तो नाजरीन, आपने देखी ये पैकेज, ये देखा पैकेज, और उम्मीद बिला आपको ताखीर ब्रेक पसंद पे आया चलते हैं, होगा। ब्रेक पे चलते हैं। और हाँ, ब्रेक पे चले जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए। अभी वक्त मुझे है जरा छोटी देरी। सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आप कुछ बात करते हैं फैमिली सिस्टम के हवाले से, और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको बताते हैं, गैलप पाकिस्तान के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 67% पाकिस्तानी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम को तरजीह देते हैं, जबकि 31% लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, सिंगल फैमिली सिस्टम को या छोटी सी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और इस सर्वे में ख़ास बात ये है कि शहरी इलाकों के तकरीबन 39% लोग और सिंगल फैमिली को तरजीह देते हैं, और देही इलाकों में ये शरह कदरे कम हमें दिखाई देती है, यानी वहाँ पर सिर्फ ये शरह 26% पर है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात करें तो हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी मजबूती के साथ कायम है, और ये बात हैरान कुन है कि सर्वे के मुताबिक 69% खवातीन ने ये कहा कि वो अपने शौहर के खानदान के साथ ही रहने में खुश अब हैं। आपको एक मजे की बात बताओ, जी, लेकिन बताएं। अगर आप उन खवातीन से बात करें तो वो कहेंगी यार जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ अच्छा, से इसमें जजमेंटल यही खास ओपिनियन बात ये क्रिएट है हो कि वो जाता कह है। रहे हैं बहुत कि सारे रहना तो चाहते हैं हाँ। और तरजीह भी देते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कुछ कंसर्न्स आपको पता है फिर हर जगह ही होते हैं, और मेरिट्स के साथ डीमेरिट्स जरूर हैं। बिल्कुल हैं, और इन्हीं पर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हमने आज स्टूडियोज में दावत दी है डॉक्टर नबीहा को, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामलात हैं। डॉक्टर नबीहा रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर नबीहा आपको। और डॉक्टर नबीहा जो है साइकोलॉजिस्ट भी हैं, दिमाग को जबरदस्त। बेहतर तरीके से जानती हैं, कोई क्या सोच के बात कर फिर रहा है। तो आपके साथ बड़ी पुरमगज गुफ्तगू होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि आप पहले अपना बता दें कि आप सिंगल या जॉइंट फैमिली सिस्टम किसको सपोर्ट करती हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या फ़वाइद? देखिए, पाकिस्तान में जैसे आप लोगों ने खुद ही बता दिया है कि जो है वो तकरीबन 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक हकीकत है। और पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री नहीं है, और भी हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज़ इसका जो हुक्म है वो हमें इस्लाम से मिलता है कि इकट्ठे रहने में जो है वो आपस में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। तो ये इत्तेफाक में जो बरकत है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं हमें वो भी देखने हैं, हम वो भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ एक दूसरे का आप मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, जहाँ बच्चों को ग्रो करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ आपके बहुत सारे काम जो है वो बांट लिए जाते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा जो एक शख्सियत पिसती है वो बहू है। क्योंकि सास और बहू का झगड़ा जो है वो ख़ानदानी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, पुराना है, काफ़ी पुराना है, हमारे और ड्रामों में भी यही नजर आता है। ड्रामों में भी ये नजर आता है। अच्छा देखिए, इसको ना थोड़ा सा मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में इतनी भी खतरनाक सासें मौजूद नहीं है, या इतनी भी खतरनाक दराज ज़्यादा दिया गया है। दराज ज़्यादा दिया गया है, और कुछ हमारे ड्रामाज और मूवीज़ ने जो है वो उनको ऐसा प्रिटेंड कर दिया है, दिखा दिया है कि शायद हर घर में जो है जो चीज़ नहीं भी चालाकी में जो है वो कंसीडर की जानी थी बिल्कुल। वो भी कंसीडर हो रही है। यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सोच को लेकर आप पूरे माशरे में एक चीज फैला रहे हैं, जनरलाइजेशन की तरफ हाँ, चले जाते हैं। उससे exactly। नुकसान भी ये है ना कि अगर कोई आपके साथ अच्छा अमल कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई मकसद होगा, इसके पीछे कोई साजिश होगी। साजिश। पता नहीं क्या हासिल करना हाँ, चाह रहा है। देखिए ना, आपके वो जहन की बात है ना, कि आपकी सोच की बात है, कि आपकी सोच की डेवलपमेंट नहीं है, जी। आपने अपनी सोच पर काम नहीं किया। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कोई हवा नहीं है कि जो है आप किसी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में चले जाएंगे तो आपको कोई जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर देगा। सबसे पहले जब शादी होती है तो ये दो खानदानों में होती है। पाकिस्तान का ये रिवाज है कि पाकिस्तान में शादी लड़के दो लड़की के लोगों के दरमियान नहीं दरमियान में नहीं होती। यहाँ पर लड़कियों की सोच ये होती है कि हमारे लिए कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा,
और वो हमारी सारी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे और मैं जो है वो हमेशा जो है वो एक प्रिंसेस की तरह जो है वो डील की जाऊंगी। ऐसा नहीं होता, रियलिटीज़ अलग हैं, रियलिटीज़ जो है हाँ समथिंग डिफरेंट, कि जिसमें आपने जो है वो ये देखना है कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। ठीक। आपने शादी करने का मकसद ये नहीं समझना कि बहुत सारा पैसा लगा लिया, दुल्हन का बहुत एक्सपेंसिव लिबास मजे करने के लिए आपने शादी करनी है, मेकअप करवा लिया, फोटोशूट हो गया तो ये शादी है। ये शादी नहीं है, शादी इसके बाद की जिम्मेदारी है जो आपने उठानी है। किसी के भी घर जाकर आपने जो है वो उसको अपना घर समझना है। सबसे पहले तो ये कि हमारे ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ जो वालिदैन हैं वो अपनी बेटियों को ये जहेज़ तो दे देते हैं और जो है वो उनकी पसंद की हर चीज़ तो दे देते हैं, लेकिन उनको तरबियत नहीं देते। उन्हें ये नहीं बताते कि अगर उन्हें कभी अपने ससुराल में जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो उन्हें किन तरह इन मुश्किलात को फेस करना है। वो लड़कियां घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, खौफजदा हो जाती हैं, जहनी तौर पर इतनी जो है वो स्पॉइल हो जाती हैं कि वो जहनी मरीज़ा बन जाती हैं। यहाँ पे शौहरों की जिम्मेदारी आती है, एक मर्द की जिम्मेदारी आती है कि जो एक औरत को अपने घर लेके गया है बीवी बना के, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों से उसकी इज्जत करवाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली की, जॉइंट फैमिली सिस्टम की। मुझे ये बताइएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपकी पर्सनल लाइफ किस हद तक मुतासिर होती है? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आपको किस तरह के डीमेरिट्स का सामना करना पड़ता है? क्योंकि दोनों तरफ हम लेकर चल रहे हैं, प्रॉज एंड कॉन्स बताइएगा। देखिए, जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन अगर आप जो है वो सेपरेट रहने की कोशिश करते हैं, किसी ऐसे सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करते हैं जहाँ आपके अलावा और कोई ना हो, तो जाहिर है वहाँ पर आपको सबसे पहले सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। ठीक, सबसे पहले और फिर अकेले रहने से इंसान की जहनी सलाहियत और जहनी जो एक सेहत है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि अगर शौहर आपका सारा दिन जो है वो अपनी जॉब पर है, काम पर है। डॉक्टर नबिया, बात हो रही थी फैमिली सिस्टम की। आप ये बताएं कि जब एक बहू एक घर में आती है तो दोनों तरफ से हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस का बड़ा इशू आता है, ठीक है? इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, किस तरह से एक्सेप्टेंस पैदा की जा सकती है दोनों साइड से, और इसमें किसका रोल ज़्यादा है? देखिए, एक माँ की बड़ी एफर्ट होती है अपने बेटे को पालने में। बेटों के साथ माँ का एक बड़ा कनेक्शन होता है। पाकिस्तानी माएँ जो हैं वो बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों के साथ कनेक्ट हैं, और जो बेटियां हैं वो अपने बाप के साथ कनेक्ट हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, असल में इस साइकोलॉजिकली प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि जिस माँ का बेटा जो है वो एक शादी के प्रोसेस में आ गया है, उसके लिए जो है वो एक और दूसरी औरत जो है वो उसकी ज़िंदगी में आ गई है, माँ के लिए ये कभी कभी जो है वो एक्सेप्ट करना इसको इस तरह मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जुमला शायद कहते हुए भी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त पोजीशन आ जाती है उस माँ की, कि जो वो ये सोच रही है कि कोई दूसरी औरत आके मेरी वो जो ये मुझे तवज्जो देता है, जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, अब वो बढ़ चुका है। बेसिकली साइकोलॉजिकली मसला ये है और कोई मसला ही नहीं है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का कोई इशू नहीं, इशू ये है साइकोलॉजिकल इशू है, जो कि ये आता है कि आप पहले अटैच हो अपनी माँ के साथ, और फिर जब आपको पता चलता है आपकी जिंदगी के अंदर बीवी आ गई है, तो बीवी भी सारा सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई हुई है, उसको टाइम चाहिए। अच्छा, बीवी कह रही है कि सारा टाइम मुझे चाहिए, अच्छा, माँ कह रही है कि टाइम मुझे चाहिए। इस पे बहुत जिम्मेदारी है, दोनों तरफ से मर्द को ही खींचा जा रहा है, मर्द को खींचा जा रहा है, मस्त मर्द बना आप क्यों मजलूम बन रहे हैं? मैं वैसे बता रहा हूँ, इस वक्त भी मेरी दोनों तरफ खवातीन है। फिर आप पूछते हैं कि मैं मर्दों की बात क्यों करती हूँ, मर्द मजलूम तो है ना। आप लोग ये माने तो आपको सपोर्ट करते हैं, आप मर्दों के हक में बात करती हैं। चेहरे पे स्माइल रखते हुए मजलूमियत दिखा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, मर्द पे बहुत जिम्मेदारी है इस हवाले से कि उसने अपनी माँ को भी खुश रखना है, उसने अपनी बीवी को भी खुश रखना है। जी, और ये जिम्मेदारी निभाते निभाते ना वो खुद जहनी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है। अच्छा, जहनी तौर पे क्योंकि एक मर्द में ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसके सोचने समझने की और दुनिया को फेस करने की सलाहियत एक औरत से कहीं ज़्यादा होती है। यानी मर्द का दिमाग जो है एक औरत से आप कहें कि दुगना काम करता है, तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने की सलाहियत तो रखता है। लेकिन बहुत सारे मर्द अब इस तरह के हैं जो इन प्रोसेसली फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जिसकी वजह से घरों का सही तरीके से जो है वो ना चलाना, बीवी को या माँ को सही तरीके से अकोमोडेट ना कर पाना, लड़ाई झगड़े का बाइस बन रहा है। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी से भी ज़्यादा काउंसलिंग सेशंस की जो ज़रूरत है वो सास और बहू को है। बिल्कुल, एक एक्सपर्ट को आप अपने साथ जो है वो रखें। एक सास जो है वो उसको चाहिए कि जब वो अपने घर में एक बहू लेकर आ रही है तो उसको अपनी बेटी की तरह कंसीडर करे। लेकिन अब बेटी की तरह कंसीडर आप तो कर रहे हैं, लेकिन जो आ रही है उसको भी उसे माँ ही समझना होगा।
सास नहीं समझ आप बहू ही समझे, इखलाक अच्छा रखे, बहू ही समझे। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जिन लोगों को होते हैं हकीकी, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने से इतना कतराते हैं, तो इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए कौन लेके जाएगा? वो सबसे पहले, अगर आप ऐसे कहेंगे, वो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। हाँ, वो सबसे पहले सही बात है। असल में हमारे पास ना एजुकेशन की कमी है जी। अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई वाले लोग यहाँ पर मौजूद होते ना, पढ़े लिखे लोग जिनको आप कहते हैं, एक पढ़ा लिखा माशरा होता, तो ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, ये क्यों है, ये कैसे है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह होता, से निकल आते हैं हम बाहर। निकल आते। अभी हम कभी भी नहीं निकल सकते। उसकी वजह ये है कि हमने ये समझ लिया है कि मैं ठीक हूँ और बाकी सब गलत हैं। जहाँ पर मैं आ जाए ना, वहाँ पे आप झगड़ा खत्म नहीं कर सकते। खराबी यहीं से शुरू होती है। अब अगर सास कह रही है कि वो बड़ी है, अच्छा देखें, एक माँ का रुतबा जो है ना वो बड़ा है। अब सास अगर गलत भी है तो मैं यहाँ बैठ के उसको कंसीडर नहीं कर सकती, मैं उसे नहीं कह सकती कि वो गलत है। उसकी वजह ये है कि वो बड़ी है। अब अगर वो कहीं गलत है तो उसे प्यार से समझाया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग की जा सकती है, उसको साइकोलॉजिकली जो है वो अपने साथ अटैच किया जा सकता है। अब इसके लिए हमारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत है। पेशेंस चाहिए, अच्छी जुबान चाहिए, लहजा अच्छा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से मैसेज कन्वे कर सकें। जिस घर में आप जा रही हैं वहाँ कुछ वक्त आपको लगेगा एडजस्ट होने में, नो डाउट। एक टाइम आएगा कि आप अपनी जो है वो अपना लोहा मनवा लेंगी, लेकिन ऐसे नहीं। शीरी लहजे से बहुत से जो मसाइल है वो हल हो जाते हैं। जुबान शीरी होनी चाहिए। खासतौर पे लड़कियां तो देखिए अच्छी लगती हैं मीठा बोलती हुई, अगर आप खूबसूरत दिखती हैं और आपकी जुबान ना अच्छी हो तो फिर क्या फायदा एक औरत होने का। बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। एक औरत की खूबसूरती उसके जो है वो स्ट्रक्चर से लेके, उसकी फिगर से लेके, उसकी अल्फाज तक में है। मतलब आपके पास जितने खूबसूरत अल्फाज और जितनी मीठी जुबान होगी, आप दुनिया जीत सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमारी रवायात और इक़दार ये कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत बेहतर है, क्योंकि एक तो आपके बच्चों की तरबियत हो जाती है, साथ ही साथ आपको छोटे बड़े का ख्याल रहता है, परवरिश भी हो रही होती है, तरबियत भी हो रही होती है, और माँ बाप को इतनी ज्यादा पेन नहीं लेनी पड़ती। अगर बच्चे ने खाना नहीं, मतलब आप खिला सके, तो आपको पता है कि घर में चाची मामी आपकी अम्मी हैं, वो खाना खिला देंगे। मुझे ये बताइएगा, आजकल की नौजवान जो नस्ल है वो बहुत सपोर्ट करती है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को, और सिंगल रहना है और अलहदा रहना है, हमारी प्राइवेसी है और ये है और वो है। उस बारे में आप किस तरह उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और उनका क्या सेटअप है? जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखें, प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्राइवेसी तो मियाँ बीवी की डिस्टर्ब होती है, तो फिर आगे बच्चों की तो फिर पूरी लाइफ है। अच्छा, होता क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम में कि आपके ताया के चचा के बच्चे हैं, उनके साथ आपको कंपेयर किया जाता है। आपको स्टडीज़ के हवाले से, आपकी किसी भी स्किल्स के हवाले से दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है कि वो देखो वो बच्चा कितना अच्छा करता है और तुम नहीं करते। ये आप यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपके बच्चे की जो एक एबिलिटी है, जो आपके बच्चे का लेवल और स्टैंडर्ड है, वो दूसरे बच्चे से अलग ही होगा, वो उसके बराबर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में माँ बाप खुद ये सीखें कि बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, जो उनके साथ ही उठते बैठते हैं, अगर वो उनसे अच्छे मार्क्स लेते हैं, स्टैंडर्ड्स में हैं, तो आप जो है वो अपने बच्चों का स्टैंडर्ड ना गिराएं। हमेशा अपने बच्चों की दूसरे लोगों के सामने तारीफ किया करें। जब आप अपने बच्चे को दूसरे के सामने बेइज्जत करते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये आता है कि बच्चे कहते हैं हमें प्राइवेसी चाहिए। वो इस चीज़ से डरते हैं और भागते हैं कि अगर हमारी चची या चचा या इनके सामने जो है वो बात कर दी गई, या उन्होंने कोई बात कर दी। मैं समझती हूँ कि बड़ों को ना बड़े रहना चाहिए और छोटों को छोटों की जगह पे रहना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि छोटे बड़े बनने की कोशिश करते हैं, और जो बड़े हैं ना वो बिल्कुल छोटों के साथ मिलकर अपनी इज्जत को ख़त्म कर देते हैं। तो जहाँ बड़ा बड़ा है ना, वहाँ इज्जत कायम रहेगी। जहाँ बड़े की इज्जत नहीं है, उस घर में आप 100 चीज़ें ले आएँ। और सबसे बड़ी बात कि हम दीन से दूर हैं। हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है कि हमें दीन की तालीम ही नहीं है। जिस इस्लाम को आप कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का हुक्म है कि साथ जुड़ के रहो, वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़वाइद और नुकसानात दोनों ही आप पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा, सीख लें। बड़ी जो आपने बात की है कि जहाँ पर दीन में बड़ों का अदब है, तो ये भी हुक्म है बड़ों के लिए कि छोटों से शफकत के साथ पेश आना। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बड़ा जब तक बड़ा है वो छोटे की इज्जत कर रहा है, बड़ों को भी छोटों की इज्जत करनी है। अगर आप बड़े छोटे की इज्जत नहीं करेंगे तो छोटा उठ के कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर छोटा आपकी बेइज्जती कर देगा तो आपकी ज़्यादा बेइज्जती है, जबकि आप अगर किसी छोटे की बेइज्जती कर देंगे तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इज्जत अपने हाथ में है। इज्जत अपने हाथ में है। नबिहा, यानी कि हम आपकी गुफ्तगू से यही अखज़ किया है, हम जो उसका क्रक्स निकाल पाए कि
फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम इटसेल्फ बुरा नहीं है, जी। लेकिन बुराई खराबी तब पैदा होती है जब आप कंपैरिजन में पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, वहां पर जाके खराबी पड़ती है। अब हम आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहेंगे। हसद बहुत ज़्यादा हो जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अगर एक भाई जो है वो उसके पास बहुत पैसा है, दूसरे के पास नहीं है, बहन के पास, या बहन भाइयों में आपस में ये बहुत मामलात ख़राब होते हैं, नंदों में, देवरानियों, जेठानियों में। सिंपल हल हाँ। ये है किसी को अंडरस्टैंड करने का कि आप खुद को उसकी जगह पे रख के सोचे, जिस भी जो भी इंसान counseling जो भी भी करें, सिचुएशन में है, आप जरूरी है। सोचिए कि वो कहाँ से गुजर रहा है। जब आप खुद को कंसिडर करेंगे ना तो आपको उसकी पेन का आप अंदाजा अपनी हो काउंसलिंग जाएगा। करें और अपनी इस्लाह करें कि ठीक है, अगर उसको ज्यादा मिला तो देखिए, आपको अपना आप मनवाना पड़ता है। बिल्कुल आपको अपना आप Time के मनवाने साथ। के लिए अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। तो वो बहुएं जो अभी घर में नई आई हैं या 10 सालों से भी जो है वो किसी घर में रह रही हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाई हैं, वो समझ लें कि अगर आप अपना आप नहीं मनवा पाई हैं तो जिन लोगों में आप हैं वो जगह सही नहीं है। वो लोगों के माइंड और उनकी सिचुएशंस जो है वो आपके माइंड से कभी मैच नहीं करेंगी। देखिए, हर बंदा दूसरे बंदे से अलग है। आप उसको बिल्कुल। अपने या तो किसी के बन जाएं या किसी को अपना बना लें। नो डाउट। आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो बहुओं के लिए भी यही है और सास के लिए भी यही है कि अगर आपने किसी का बनना है तो फिर जाहिरी बात है आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, और अगर किसी को बनाना है तो फिर अपने मुताबिक चलाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें लानी पड़ेंगी। पर्सनैलिटी में, अपने जहन में, अपनी बात में, अपनी अदायगी में और आपके पर्सपेक्टिव में डिफरेंस होना चाहिए ताकि अगला आपको समझने के लिए वो भी रास्ता दे, किस तरह बेहतरी हो सकती है। तो अभी हमारे प्रोग्राम में उज़ैर और भी बहुत सारे मजेदार, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर नबिया का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके बातें तो बड़ी पुरअसर बड़ी हैं अच्छी और बड़ा अच्छा discussion लगता रही। है, और उज़ैर को सबसे ज्यादा मजा आया मैं चूंकि खवातीन की गुफ्तगू एंजॉय कर रहा था इसलिए मुझे ज्यादा मजा आया, क्योंकि डॉक्टर हमारे नबिया जो कुछ और सपोर्टर सेगमेंट्स हैं जो कि बहुत मजे के हैं, वो भी हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है हमारे हेल्थ सेगमेंट का, और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे जिल्द की सेहत और उसके आम मसाइल पर, और ख़ास तौर पर जो बदलता मौसम है, आलूदगी है, ये रोज़मर्रा की रूटीन पर जो है हमारी स्किन पर बहुत से असरात छोड़ती है, और ये असरात नजफ बहुत जल्दी नुमाया भी होते हैं। नुमाया भी होते हैं, और फिर ये असरात सिर्फ बाहरी नहीं होते, दैट मीन्स कि आपकी इनर हेल्थ भी डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं इनर हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है, साथ ही साथ आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी आपकी स्किन ग्लो करे और आप सुबह उठें तो पता चले कि आपके फेस पे कुछ नहीं लगा, लेकिन आप फिर भी नूर आया हुआ है। तो इसी हवाले से हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के मामलात को और प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझती हैं, नायाब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। Thank you सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। नया पहला सवाल तो हमारा आपसे ये है कि जो लोग डेली बेस पे लगाते हैं, अपना कर लेते हैं, जो लोग डेली बेस पे मेकअप लगाते हैं और रोज लगा रहे हैं, ड्रायर भी यूज करते हैं, भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, भी संवारते हैं अपनी, और फिर केमिकल भी ढेर सारा लगाते हैं। वो क्या करें कि हर चीज स्टेबल रह सके? आप लोगों को मेकअप लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है ना। ठीक है, ये सही काउंटर आ गया। हाँ जी, स्किन इतनी अच्छी हो, आपकी नेचुरल ब्यूटी हो, और आप मेकअप ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा नहीं है। सही नहीं, सही। लेकिन यहाँ पर जरा स्टूडियो में रोशनी भी जरा तेज है ना, तो रोशनी फिर है, वो थोड़ा सा आपका टी बैलेंस जोन करना पड़ता है। प्रोमिनेंट हो जाता है, तो आपको उसके लिए तो कुछ ना कुछ। देखें, सारा दिन तो मेकअप पुट ऑन नहीं होता। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने मेकअप के आपके कुछ आवर्स हैं, अगर आपने 2 आवर्स के लिए लगाना है, 6 आवर्स के लिए लगाना है मैक्सिमम, उसके बाद आपकी एक रूटीन होनी चाहिए कि आपने डेली क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग करनी है। सही। अपनी स्किन को एक्सफोलिएशन बहुत लाइट से स्क्रब के साथ आप डेली करें, और आप मेकअप लगाने से पहले सबसे पहले सनब्लॉक अप्लाई करें। सनब्लॉक आपको उस चीज़ से सपोर्ट भी करेगा, और आपको यूवी लाइट्स और ये जितनी मेकअप है और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे आपके जो ओपन पोर्स बन जाते हैं। मेकअप के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे ओपन पोर्स की है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी डलनेस की है। जब आपको एक सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके मेकअप के और आपकी स्किन के बीच में आ जाएगी, तो वो आपको सपोर्ट करेगी आपकी हेल्दी स्किन के लिए। बाकी है कि आप लोग इवन मैं भी पानी की एक बॉटल साथ रखें और एक अपना अच्छा सा डिटॉक्स वाटर रखें, साथ साथ पीते रहें और स्किन को हाइड्रेटेड रखें, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ये हाइड्रा फेशियल्स, बोटॉक्स, फिलर्स और पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शंस हैं, वो मार्केट में आई हुई हैं, और जो लोग ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं लगवाओ, नहीं पता बाद में क्या होगा, हमें बस लगवा लो। जो अच्छा भला भी है ना, जिसके फीचर्स अच्छे हैं, उसे भी कहते हैं नहीं। हाँ, उसके अंदर भी एक वो कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं कि आप कुछ ना कुछ करवा जरूर लें। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हम लोग हो गए हैं सोशल मीडिया के एडिक्टेड। सारा दिन हमारे हाथ में फोन
और हम लोग Idealize वहीं से करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जिसकी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती, उसको भी लिप फिलर्स करवाने हैं और उसको भी बोटॉक्स करवाने हैं, उसको भी फिलर्स करवाने हैं। नेचुरल ब्यूटी तो एक्चुअली ख़त्म हो गई है। इवन मैं इस फील्ड में रह के मैं बोटॉक्स और फिलर्स को कभी भी मैंने सपोर्ट नहीं किया। मैं हमेशा एक ही बात जबरदस्त। करती हूँ नहीं, आप कि उसकी ना रीजंस भी बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए कि क्यों आप सपोर्ट नहीं करते। देखें, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है, हर ठीक चीज़ टेम्परेरी है। एजिंग जो है, आप इसको जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी, इवन आप सर्जरीज भी करवा लें, इन द एंड ऑफ द डे आपकी स्किन ने लूज होना ही होना है। आप कहाँ तक अपनी स्किन को आर्टिफिशियल तरीकों से आप यंग दिखेंगे? आप उससे अच्छा ये है कि आप नेचुरली, आप यकीन करें, इतनी चीज़ें हैं एज अ कॉस्मेटोलॉजी। मैं लोगों को, मेरे पास आती हैं कितनी क्लाइंट्स के जी फाइन लाइंस हैं और फिलर्स करवाने हैं, बोटॉक्स करवाने हैं। फर्स्ट तो मेरा आंसर होता है नो, मैं रिकमेंड ही नहीं करती, क्योंकि इसके डिजास्टर्स बाद में इतने ऐसे हैं कि आपकी फेस की शेप इतनी ख़राब हो जाती है। मूव भी करते हैं ना? मूव भी करते हैं। फिलर्स तो बहुत डेंजरस हैं। ओहो, फिलर्स आपके ज़रा सा भी 0.5 भी ज़्यादा लग जाता है तो आपका फेस भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आपकी अलाइनमेंट हिल जाती है फेस की, आप लगते ही नहीं है, आपकी अपनी पर्सनालिटी खो जाती है। आप लोगों को देख के, किसी फिल्म स्टार को देख के, किसी मॉडल को देख के उस तरह बनना चाह रहे हैं, डजंट मीन कि अगर वो अच्छी लग रही है तो आप भी अच्छे लगेंगे। अब मैं अपनी लिप फिलर्स करवा लूँ, लिटरली मैंने अभी फिल्टर लगा के देखा कि मैं लिप फिलर्स कैसी just imagine लगूंगी। कि ओह क्या माय चल रहा है। गॉड, आई कांट, सीरियसली जो अल्लाह ने दिया है उस पे आपको जरूरत भी क्या है, लेकिन नायाब आपकी अच्छी बात ये है कि फिर आप लोगों को पसंदी आनी जनरल चाहिए राय ना। देती हैं कि भाई आपको जरूरत नहीं तो उधर पता है क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आपको वैसे ही सजेस्ट कर देते हैं, आप खूबसूरत हो, अच्छे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कह देंगे वो अपना सामान बेचने के लिए ना आपको कह देंगे This is all business. कॉम्प्लेक्स में आपको डालेंगे, हाँ। फिर वो अपनी प्रोडक्ट आपको सेल करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि नायाब तो, हालांकि उन्हें तो बिजनेस आ रहा है, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन वो इनकार करती हैं क्योंकि देखिए हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, खिदमत खल्क कोई हो शक रही नहीं है। इसमें। अगर हम लोगों ने एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अगर मैं बिजनेस को लोगों की स्किन के साथ खेलने लग जाऊंगी तो ऑब्वियसली अपने मैंने भी मफाद तो के लिए। बिल्कुल इंसान का अपना भी ज़मीर होता है। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के फेस के साथ खेलें, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दें। मैं करती हूँ सारा नॉन इन्वेसिवली काम, ठीक है, और नॉन इन्वेसिवली टोटली सेफ है, उसमें आपको फ़ायदा ही है, आपका नुकसान नहीं है। इंजेक्टेबल काम आप तब करवाएं जब आप बहुत ज़्यादा, एक आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और आपका गुजारा ही नहीं है इन चीज़ों के बगैर, देन ठीक है। लेकिन आजकल हाउसवाइफ्स भी, आजकल इवन के मुझे मेरी एक जानने वाली की मेड ने पूछ लिया कि अच्छा। बाजी मेरे तो लिप्स नहीं है, उसके ये जो लिप्स बड़े Don't करते हैं tell ये me क्या that. करवाना है। लिटरली आई वाज शॉक्ड दैट टाइम एंड मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा बेटा अब आपकी उम्र नहीं है, अभी आप थोड़ा सा बड़े हो जाओ फिर बात अच्छा, करेंगे इस नया टाइम पे। परसेंटेज पे अगर हम बात करें अब तक, मतलब मंथली कितना परसेंटेज आप देखते हैं, या 6 मंथ्स का देख लेते हैं कि कितने लोग आपके पास आते हैं इस चीज़ के लिए स्पेशली? बोटॉक्स एंड फिलर्स की हाँ। बात कर रही हैं आप, अराउंड 60%। ओह माय गॉड, ये तो काफी इसमें मेल्स भी हैं मेल्स भी शामिल है? जी, मेल्स ज़्यादा हैं। मेल ज्यादा हैं, Yes. यानी उनमें भी अब ये रुझान Yes. बढ़ गया है इस चीज का, ये बड़ा अलार्मिंग है। और वो आके स्पेशली सबसे पहले ये बात होती है कि हमारी वाइफ को पता ना चले, हमारे घर को पता ना चले और किसी को भी ना बताए, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो किसी ने नो स्लिम करवाना है, किसी के डार्क आई बैग्स बने हुए हैं और उनको भी फिलर्स की ज़रूरत होती है, किसी के लिप्स नहीं हैं तो वो थोड़े से कहते हैं इसको इतना सा इन्हांस कर दें कि हमारी बियर्ड के अंदर से हमारे लिप्स थोड़े से प्रोमिनेंट हों। अच्छा, ये नायाब मुझे आपसे ही सुनने को मिल रहा है, मेरे लिए तो ये बड़ी नई चीजें हैं। तो सर आपके पास भी अपॉर्चुनिटी और है। बड़े शकील टॉपिक है। मुझे तो सिर्फ हाइड्रा फेशियल का पता है, मुझे उसकी पता। मैंने आज ऐसा- आपकी फेस देखी है, नेक्स्ट टाइम आप इनके लिप्स पे नजर रखिएगा। अब इनके वाइफ को पता मेरे चल काफी ही ऐसे जाएगा। हाँ, ये मेरे छुपी काफी हुई ऐसे नहीं बात इसी तरह के हैं। अच्छा, मुझे तो हाइड्रा फेशियल का पता है, आप उसका बता दें वो कितना कारआमद है, उसकी क्या फवायद है, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाइड्रा फेशियल पे मैं इतना बोल चुकी हूँ, इतना बोल चुकी थोड़ा सा हूँ। बोल दें आज थोड़ा सा और से। हमारे लिए। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल एक इतना कॉमन हो गया हुआ है, इतना कॉमन हो गया हुआ है कि अब तो डेंटिस्ट के पास भी चले जाओ, उसने भी हाइड्रा की मशीन रखी हुई है कि आप हाइड्रा करवा लें। बिल्कुल। देखिए लेकिन वो कहते हैं एक काम पे गुजारा नहीं होता। जो गली में सैलून है ना, उन्होंने भी ये मशीन रखी है। दो ऑप्शन होने चाहिए। आप नजफ आप वेट करें, लोगों ने घरों में लेना शुरू कर आप देंगे। वेट करें, कल को आप जितनी ग्रोसरी cheap हो करेंगे गई उसके है। साथ आपको फ्री में। एग्जैक्टली, ये अच्छा था।
थैंक यू। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल की जितनी हाइप हुई थी आज से कोई 3-4 इयर्स बैक, अब तो वो ऐसा जैसे लगता है कि मैं रेकमेंड भी नहीं करती। हाइड्रा फेशियल बेसिकली इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन एंड ओपन पोर्स लोग कहते हैं। सीरम्स के साथ आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करवाते हैं, बट इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि कर कौन रहा है, ठीक ठीक। आप करवा किस तरह हैं। इज इट अ डॉक्टर, इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या एक सैलून की छोटी सी एक वर्कर है जिसको सिर्फ कोई कुछ ट्रेनिंग नहीं नहीं है, आता कोई और कंप्लीट उसको दे दी मशीन कि बेटा ये लो पेशेंट और इसको साथ जो दिल करता है करो। अब आपको ये चीज पता है कि किसी की स्किन पे एक्ने हो तो हम उसको हाइड्रा फेशियल रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। अब वहाँ पे होता ये कि जिसके फेस पे एक्ने है आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, जिसको नहीं भी है वो भी आ जाए। एक फेस से एक्ने के बैक्टीरियाज उठा के आप दूसरे फेस पे पुट कर रहे हैं, और ये चीजें हमारे यहाँ हाइजीनिकली आपको पता है इतनी चीजें अवेयरनेस नहीं है, और ख़ास तौर पे सैलॉन्स में। अब सैलॉन्स की बात आती है तो मैं सैलॉन्स के आपने अगेंस्ट बहुत सारी अच्छी ये वाला टॉपिक हम फिर किसी और दिन के लिए कर टॉपिक लेंगे। है, और मुझे सारे आपके मामला से ऐसा लगा कि कंटेंटमेंट होना आपके अंदर बहुत जरूरी है ये सारे मामला को डील करने के लिए। फिर आपको कोई डिट्रैक्ट भी करे तो आपको फर्क नहीं पड़ता। मजीद इस पर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने आज स्टूडियो में दावत दी है एक नौजवान और इंतहाई टैलेंटेड सिंगर हैं, बड़े सुरीले हैं, आपने उन्हें सुन रखा है। आसिफ अली हाशमी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम आपको आसिफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Thank you अस। तो so क्या much, सुना रहे हैं? सबसे पहले हम गाना सुनना चाहेंगे। क्या मैं सुनना आपको राहत फतेह अली खान साहब का मेरा एक बड़ा दिल क्या के बात करीब है? सॉन्ग है जी, मैं तेनू समझावा की हाँ, सिंग की है तो मैं सुनाइए। सुना- ज़बरदस्त। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन नु माने, जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यों जान मेरी, मैं तेनू समझांगी ना तेरे बाजों लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यों जान मेरी, मैं तेनू समझांगी ना तेरे बाजों लगदा जी। तेरे बाजों लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यों जान मेरी, मैं
तैनू समझावांगी ना तेरे बाजो लगदा जी। वाह 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 क्या वाह बात है, आसिफ, क्या क्या बात है, बात आपने है। क्या माहौल बहुत बनाया और बढ़िया। क्या आपकी आवाज में दर्द और सोच था। बहुत और शुक्रिया। दर्द से ये एक शेर याद आया कि वो कहते हैं कि तू भी सुखन शनास था, दर्द आशना ना था, तूने भी शेर सुनकर फकत वाह वाह की। तो इस गाने के बाद क्या तो बात है। क्लोजिंग के अलावा क्या हो सकता है? अपना और अपने घर इख्तिताम हो वालों सकता है का प्रोग्राम बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान।